पैसिव वॉइस का। तो इस लेक्चर में हम करेंगे एक्टिव पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हमने ये टेंस बेस्ड चार्ट तो देख लिया, जिसमें मैंने आपको कहा था टोटल 10 लेक्चर्स हमारे लगेंगे, वो भी टेंसेस पे बेस्ड जो एक्टिव पैसिव होगा। तो 10 लेक्चर्स तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, 5 इंडेफिनिट, 5 कॉन्टिन्यूअस, 5 परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट कर लिया। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी भी टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं होता है, और साथ ही साथ फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं होता है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चलो किसी का नहीं होता है, और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। इसकी वजह क्या है, हम ये पहले करने के बजाय करते हैं इम्पेरेटिव। उसके बाद मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगी लेक्चर नंबर 12 में, जिससे आपके सारे जो डाउट हैं कि मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्यों नहीं हो रहा है, मैम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो चलो सब टेंसेस में नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव और पैसिव हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो क्यों का आंसर है, पहले सारे टॉपिक्स को वाइंड अप कर लेते हैं, फिर हम क्यों का आंसर जानेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। ठीक है, तो ये लेक्चर हम देते हैं पूरे के पूरे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये सोचिए। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है कि जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, किसी को कमांड कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्या होगा, आज हमारा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसके जो रूल है ना वो बिल्कुल अलग है। मैंने क्या कहा, अगर इसके जो रूल हैं वो बिल्कुल ही अलग रूल हैं, तो हमें इन रूल्स को समझने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इम्पेरेटिव पता चलता, आप कहते हो अच्छा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कैसे पता चलता है। या आप देखते हो कि किसी ने क्या कर रखा है, कोई ऑर्डर या कोई कमांड दे रखी है, किसी ने कोई ऑर्डर या कोई कमांड दे रखा है। तो यह हमारा ऑर्डर या कमांड मतलब किसी ने कोई आदेश दे दिया। ठीक है, आदेश दे दिया तो हम कह देते हैं किसी ने कोई कमांड दे दी। ठीक है, हम यहां पर कहते हैं कि सेकंड, किसी ने अगर हमें एडवाइस दी हो, एडवाइस मतलब सलाह दी हो। ठीक है, थर्ड, ये जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, ये आपके आने वाले टॉपिक नरेशन में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, एक्टिव टू पैसिव या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का इम्पेरेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सारा सेम नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया आपको हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा ये चीजों को पढ़ने से। ठीक है, फिर हम ये कहते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब किसी से हमने क्या करी, विनती करी, विनती करी, या हमने किसी को रिक्वेस्ट करी, तो हम बोल देते हैं अच्छा भाई हमने क्या करी, विनती कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने कहा फोर्थ, हमने किसी को प्रपोजल दिया। क्या दिया, प्रपोजल दिया, या हम कह सकते हैं हमने किसी को सजेशन दिया। तो यहाँ पर प्रपोजल या सजेशन हम कह सकते हैं हमने किसी को प्रस्ताव दे दिया। क्या दे दिया, हमने किसी को प्रस्ताव दे दिया। ठीक है, तो हम या तो विनती कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, या प्रस्ताव कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्लियर, अब यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, हिंदी पे आप मत जाइए, अगर आपको यहाँ पर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रपोजल, सजेशन ये समझ में आ गया बस काफी है इतना। अब हम यहाँ पर कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये इम्पेरेटिव है। इंटेरोगेटिव में तो हम क्या लेते हैं, इंटेरोगेटिव में अरे ये क्वेश्चन मार्क है, अरे एक्सक्लेमेटरी में अरे ये है, लेकिन फुल स्टॉप तो किस में आता है, नॉर्मल सेंटेंसेस में भी और इम्पेरेटिव में भी ये सब टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्सक्लेमेटरी वाले के हम देखेंगे बाद में लेक्चर नंबर 12 में, बट इम्पेरेटिव को हम अभी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लिखोगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन को समझिए। मैंने क्या कहा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन को आपको समझना है। ठीक है, देखो
इनकी ना 4 आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन मतलब आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है, आप कैसे पहचान सकते हो। इट मीन्स कि आइडेंटिफिकेशन आपकी क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वाक्य है ये इंपैरेटिव में है, ठीक है। देखिए सबसे पहला आ जाता है जब सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, MV1, ठीक है। अब ये टर्म्स तो मुझे लगता है मेरे बच्चों को आ ही गए हैं, बट स्टिल मैं बता देती हूँ। MV मतलब मेन वर्ब, ठीक है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है कि जब ये डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, और ये भी इसके रूल भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो डू या डोंट से स्टार्ट होते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स करवा सकता है डोंट वाला, वो मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगी। थर्ड इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि ये कैसे स्टार्ट होते हैं। जब हमने किसी को रिक्वेस्ट करी, सलाह करी, तो हम प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्लीज या काइंडली का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर लिख देते हैं प्लीज या काइंडली, ठीक है। फोर्थ टर्म को लिखिए। जब हमने यहां पर देखा तो या तो ये लेटर्स से स्टार्ट होता है या लेट्स से स्टार्ट होता है, या तो ये लेटर्स से स्टार्ट होता है या तो ये लेट्स से स्टार्ट होता है। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस की 4 पहचान हमने यहाँ पर जान ली। हमने जाना कि या तो ये जो वाक्य है ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, डू या डोंट से स्टार्ट होता है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होता है, लेटर्स या लेट्स से स्टार्ट होता है। अब इसके रूल अलग हैं, उन रूल्स को हम करते हैं, फिर हम एक्टिव पैसिव भी जानते हैं, ठीक है। तो पहला अभी हम सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहले मैं आपको कौन सा करा रही हूं? ये पोर्शन करा रही हूं। तो चलिए पहली आइडेंटिफिकेशन के रूल्स करते हैं। तो हम पहले कौन सा कर रहे हैं? इंपैरेटिव। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं। और पहला रूल हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? स्टार्ट्स विद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल को देखते हैं। इसके 2 चीजें हैं, या तो फॉर्मूला या सेंस बेस्ड। फॉर्मूला या सेंस बेस्ड मतलब क्या हुआ? देखो, अगर यहां पर ये चीज को देखें, ठीक है, अगर ये चीज को आप देखें, आपने ऑर्डर दिया या कमांड दी, तो हमने यहाँ पर, मैं सेंस वाले यहां लिखवा रही हूं आपको। सेंस मतलब भाव अनुसार, भाव अनुसार, ठीक है। हम क्या करेंगे? भाव अनुसार। अगर कमांड है या ऑर्डर्ड है तो आप क्या लिखोगे? यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखोगे? मैं यहाँ पे अलग पेन यूज कर देती हूँ, यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड। या यहां पर अगर कमांड दे रखा है तो आप लिखोगे कमांडेड, ठीक है। एडवाइस है, यू आर एडवाइज्ड। मैम ये तो नरेशन के रूल हमने कहीं ना कहीं पढ़े थे, वही तो कह रही हूं, ये थोड़ा हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। रिक्वेस्ट का यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। प्रपोज का यू आर प्रपोज्ड, ठीक है। या सजेस्टेड। फटाफट से इनको लिख लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूं, फटाफट से लिखो इन्हें। लिख लिया? ये सेंस अनुसार होते हैं, ठीक है, ये सेंस अनुसार होते हैं, इनको भी मैं आपको बता दूंगी। एक फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? जनरली देखिए फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, इसमें कोई भी मेरे को आना गिननी नहीं चाहिए, मैं कह रही हूं अगर आपको आता है तो आराम से कर लोगे। फॉर्मूला हम यहां पर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस, देखो वेट अ सेकेंड, सब्जेक्ट मैंने बाद में लिखना था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? ध्यान से फॉर्मूले को देखना है, ठीक
ठीक है, पहले हम यहाँ पर लेट का प्रयोग करते हैं, लेट क्या, लेट का प्रयोग करते हैं, होना, लेट मतलब होना, ठीक है, प्लस हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, वही वाला सेंस, ठीक है। अब ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज, मतलब ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज मतलब प्रोनाउन का ही केस होता है ना बेटा, आई को मी में, मी को, ठीक है, वी को अस में, यही वाली चीज है। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट होगा, इट मीन ऑब्जेक्ट ऑफ, ब्रैकेट में यहां पर मैं लिख दूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होएगी, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूं। यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है, आप भी अपनी कॉपी में ऐसे लिखे हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, उसके बाद हम बी का प्रयोग करते हैं प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मूला हो जाता है, लेट ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। पहले हमने जो भी टेंसेस करे, टेंसेस में हमने ये देखा कि वेरिएशन होता है, ठीक है, वॉज वर के आगे हम बीइंग का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन हम हमेशा ये देखते थे कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है तो उसका केस भी चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। जब वहां पर लास्ट में मी लिखा होता था तो हम यहाँ पर आई बना देते थे और टेंस के अनुसार चेंज कर देते थे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के टेंसेस में, हाँ या ना बेटा, भूलना नहीं है वो चीजों को, है ना। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, और प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी के साथ हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आपको ये चीज ना अभी समझ नहीं आ रही होगी, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, मतलब कि मेरे को ऐसे भाव लग रहा है कि आपको ऐसी चीज ये क्लियर नहीं हो रही होगी। तो मैंने कहा ब्रिंग मी अ ग्लास of water, bring me a glass of water। यहां पर मैंने क्या कहा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चीजें शुरू होंगी, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करोगे, देखो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नहीं, ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आए तो पहले वाले को हम क्या मानते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा ये तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर अदर वर्ड्स आ गए, ओके ओके। अब यहां पर क्या करोगे, बोलो। एक तो भाव अनुसार है, आपको ये भाव कैसा लग रहा है, अगर मैं यहां पर टू टर्म्स में बात करती हूँ, भाव अनुसार, ठीक है, देखो भाव अनुसार लिख लेना अपनी कॉपी में, भाव अनुसार। आपको क्या लग रहा है, मैं यहाँ पर ऑर्डर दे रही हूँ आपको, या मैं आपको सलाह दे रही हूँ, मैम सलाह तो नहीं मिलती है इससे, मैम यहाँ पे पक्का है कि ये तो ऑर्डर्ड ही आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्ड ही आ रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा यू आर ऑर्डर, लिखो, अगर आप भाव अनुसार कर रहे हो, भाव अनुसार, तो आप बोलोगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। आपने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद क्या लिखोगे, बस आगे आपको लिखना है, क्या लिखना है, टू का प्रयोग, क्या करना है, टू का प्रयोग, ठीक है, टू का प्रयोग करना है, बाकी पूरा लिख दो। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी, यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, you are ordered to bring me a glass of water, जैसे कि close the door, you are ordered to close the door, ठीक है। तो you are ordered, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव केस में ही है, you don't have to change it, bring के बाद ही आ रहा है, तो मी को मी में ही रहने देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा भाव अनुसार, you are ordered to bring me a glass of water। अगर आपको ये इसका भाव लग रहा है कि यहाँ पर मैं आपको आदेश दे रही हूँ, क्या दे रही हूं, आदेश दे रही हूं, तो मैं अनुसार कैसे करूंगी, मैं यहां पर यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर करूंगी। मैंने ये पहला भाव बता दिया। अब मैंने आपको कहा कि इन चीजों को हम फॉर्मूला बेस्ड भी
कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला बेस्ड भी कर सकते हैं। तो अब आप फॉर्मूला को लगाओगे यहां पर, तो फॉर्मूला को क्या करना है? पहले तो मैम लेट लगा दो। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लो जी मैंने आपको यहां पर, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो मैंने यहां पर लगा दिया लेट। क्या लगा दिया? लेट। क्यों लगा? क्योंकि हम ये फॉर्मूला बेस कर रहे हैं। प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तो यहां का ऑब्जेक्ट यहां का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। ऑफ कोर्स ही बात है, हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट, क्यों यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन रहा है ना। हमारे को लेट लगाना है, बाकी चीजों को चेंज करना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट लगाओगे इट विल बी इन अ, क्या लगाओगे? ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट भी छोड़ो। अब आपको बस यहाँ पर ये चीज सुनिए कि अगर आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया है, ऑब्जेक्ट का ऑलवेज इन ऑन ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है। लेट के बाद, ब्रिंग के बाद, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद आ रहा है। तो मैं यहाँ पर आई लगाऊंगी। मैम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मैंने कहा नहीं लगाना, हमारे को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में लगाना है। तो मैंने यहाँ पर बोला लेट, उसके बाद मी, लेट मी, उसके बाद क्या लगाऊंगी? लेट मी बी, क्या लगाऊंगी? लेट मी, उसके बाद ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, लेट मी, उसके बाद क्या लगाऊंगी? ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है कुछ? बोलो, समझ में आ रहा है कुछ? लेट मी ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। मैम यहाँ पर हमने बी का यूज क्यों नहीं करा? यहाँ पर हमने बी का यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी क्या दे रखा है? दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगी इट विल नॉट लुक नाइस। तो लेट मी बॉट, ठीक है, लेट मी बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट मी बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर। लिख लिया? लिखो। लेट मी, अब देखो ना, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है, अगर ये प्रोनाउन है तो हमारे को यहाँ पर बी नहीं लगाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी इन ऑब्जेक्टिव केस है। बी नहीं लगाओगे। ठीक है, अब अगर यहाँ पर प्रोनाउन नहीं होता, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानती तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट टू मी, मैं ये भी कर सकती थी। ठीक है, अब मैम हमें इतना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है, मुझे लग रहा है कि आपको ऐसी लग रहा है कि कंफ्यूजन आ रही है, तो मैं आपको अलग एग्जांपल बताती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो आप पहले लिख लीजिए। मैंने कहा यहाँ पर प्रोनाउन है मी, मी के साथ बी लगा सकते हो? नहीं लगाओगे ना। लेट मी बी बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट मी बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कोई अन्य वर्ड है वो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई अदर वर्ड लिखना है, ये हमारा अज्यूम था कोई अदर वर्ड है तो उसको बाद में लिख लो। अब चलो, एग्जाम्पल था ये, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। मैंने कहा गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक। ठीक है, गिव मी अ बुक। अगर मैं मी लगाऊंगी तो बी नहीं लगेगा। ठीक है, मैं बी लगाऊंगी, मी लगाऊंगी तो बी नहीं लगेगा, वो सेंस नहीं बनता। तो हम एक चीज करते हैं, क्या? इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस बार। मैम आपने ही तो कहा है कि पहले वाले ऑब्जेक्ट को हमेशा बनाना है, तो रूल्स कैन बी चेंज। अगर जो स्पोकन में मैं आपको कहूं कि अगर बोलने में अच्छा लग रहा है तो हमें क्या दिक्कत है करने में, है ना। तो ये अगर एक्टिव वॉइस है और ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? पहले तो भाव अनुसार करते हैं, भाव अनुसार। तो भाव अनुसार में क्या करना है? आपको बीच में टू लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड, उसके बाद टू, बाकी पूरा का पूरा। तो मैंने कहा गिव मी अ बुक, तो मैंने कहा यू आर ऑर्डर्ड। मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ पर सजेशन तो दे नहीं सकती, यहाँ पर मेरा भाव है कि मैं यहाँ पर आदेश दे रही हूँ। क्या दे रही हूं? आदेश दे रही हूं। तो मैंने यहां पर बोला यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, इसके बाद लिखने के बाद भाव अनुसार के बाद आपको लिखना है टू।
क्या लिखना है, टू लिखना है। क्या लिखना है, टू लिखना है। उसके बाद आपको पूरा का पूरा टू गिव मी अ ग्लास ऑफ, टू गिव मी अ बुक, टू गिव मी अ बुक। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला वाइज अगर मैं कहूं, अगर मैं फॉर्मूला वाइज आपको कहूं, तो फॉर्मूला वाइज तो हम यहां बेटा कर सकते हैं ना, गिव मी अ बुक। तुम आप हमेशा कोशिश करिए आप यहां पर किसको यूज करें, नॉन लिविंग थिंग को यूज करना है, ठीक है। लेट वाले क्वेश्चंस में अगर आप नॉन लिविंग थिंग्स को यूज करते हो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बी वाला फॉर्म हमारे को, यहाँ पर टीचर को ये तो दिखाना है ना कि हमें बी वाला फॉर्म आता है, तो वो कहेगी कि ये तो काम चोरी कर रहा है। तो यहाँ पर जब भी इंपैरेटिव हो तो आपको नॉन लिविंग थिंग को ले लीजिए, तब आप बी को ज्यादा अच्छी तरह लगा सकते हैं। ओके, अब आपने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला में हमने यहाँ पर पढ़ा कि हमारे को लेट और आगे क्या लिखना है, लेट के बाद क्या लिखना है, हमें ऑब्जेक्ट लिखना है प्लस बी लिखना है प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और अन्य शब्द अगर कोई है तो ये लिखने हैं। यही तो करना है ना बेटा। अब यहां पर हमने क्या किया, हमने यहां पर लेट को लगा दिया। क्या किया, लेट को। ऑब्जेक्ट क्या है, हमें चेंज नहीं करना। हमने कहा ऑब्जेक्टिव को हमने कभी चेंज नहीं करना है। तो यहां पर अगर मैं इसे ही बुक मान रही हूं, अगर मैं यहां पर इसे ही मान रही हूं तो सिंपल यही लिखूंगी ना, लेट अ बुक बी गिवन टू मी, लेट अ बुक बी गिवन टू। मैम ये क्या बात हुई, अरे हमने यहां पर बी लगाया तो टू भी लगा रहे हैं, बी लगाया तो टू भी लगाया, तो बेटा प्रेपोजिशन गिवन मी, लेट अ बुक बी गिवन मी। अगर हम यहां पर ये करते हैं तो कहीं जगह हम टू को भी लगाएंगे, ये याद रखना। नहीं समझ में आई, मुझे तो नहीं आई, आप इसको जरा सा ज्यादा एक्सप्लेन करिए, हमें नहीं आ रही है, हमें समझाइए। मैं कहा अच्छा, पहले तो हमने भाव अनुसार कर लिया, भाव अनुसार करने के बाद हमने यहाँ पर टू लगा दिया, उसके बाद हमारे को पूरी की पूरी इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिखनी है। ये तो समझ में आ गया ना। अब यहां पर मैंने कहा कि लेट ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, प्लस हमारे को बी लगाना है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई का मी होता है, अस भी तो साथ हो सकता है ना, मी भी तो कैसे लगता है, ठीक है। तो यहां पर लेट मी बी बॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप यहां पर बी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगता ही नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, लगा दो फिर नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, लेट अ बुक बी गिवन टू मी, ठीक है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया हमने, इक्वेशन यहां तक ही करी है। अदर वर्ड्स है ये, अदर वर्ड में आप टू लगाइए, सेंटेंस को पूरा करने के लिए कोई शब्द लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए थर्ड, मैं कह रही हूं आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी इंपैरेटिव में, लेकिन अगर आ गया भाई साहब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कहा सेंस जरूर ढूंढिए, ये थोड़ा सा इसका जो फॉर्मूला है इट इज नॉट लाइक फुल फ्लेज फॉर्मूला, यू हैव टू यूज योर ब्रेन हियर, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, बिकॉज इन सम सेंटेंसेस यू डोंट हैव टू ऐड एनी वर्ड, आप कोई भी वर्ड नहीं ऐड करोगे, टू भी नहीं लगाओगे यहाँ पर। एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, सो दैट इज लाइक मैं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, इट मीन्स बेस्ड ऑन सर्टेन सेंटेंसेस, बेस्ड ऑन सर्टेन सेंटेंसेस, ठीक है, नॉट इन ऑल, नॉट इन ऑल। तो यहां पर ये 4 मार्क करा रही हूं मैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जिसमें टू का यूज ही नहीं करना है, ये भी है, हाँ ये भी है, एग्जाम्पल बताऊं, हाँ चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मैंने कहा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर। आपने यहां देखा कि ये तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, अब ये क्या है, जो बचा ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने यहां देखा ये मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है और ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए कैसे करोगे इसको, बताइए बताइए। हाँ
देखो यहाँ पर फर्स्ट सॉरी, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मैं कैसे चेंज करूंगी। देखो हमारे को यहाँ से संदेश मिल रहा है कि यहाँ पर हम ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वर्ड में हम यहाँ पर अगर भाव अनुसार कहेंगे, अगर हम यहाँ पर भाव अनुसार कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर भाव अनुसार में यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है। ये लगाने के बाद हमें लगाना है यू आर ऑर्डर्ड टू। उसके बाद क्या करना है, पूरा का पूरा वही लिख देना है, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। और अगर हम फॉर्मूला वाइज करते हैं, अगर हम फॉर्मूला वाइज करते हैं तो सुनो, हमें लगाना है पहले लेट, लेट के बाद हमें लगाना है बी, लेट के बाद हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। तो लगाइए, लेट के बाद बी लगाना है, नहीं मैम ऑब्जेक्ट लगाना है। ये देखो ना फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें तो कोई प्रोनाउन का टंटा ही नहीं है ना। तो लेट द डोर, लेट द डोर लिख लिया आपने, हाँ जी लिख लिया। अब इसके आगे बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड। टू लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मैम, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट टेक्स्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं था, मतलब कि यहां पर कोई प्रोनाउन नहीं था। जब प्रोनाउन आ गया टू का यूज कर गया, जब प्रोनाउन आ गया टू का यूज हो गया। अब एग्जाम्पल और दूं, देती हूं एग्जाम्पल दूंगी, क्यों नहीं दूंगी। अब यही एग्जाम्पल देखो, ये वाला, ठीक है। मैंने ऑब्जेक्ट इसे माना ही नहीं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम और करते हैं, मैं कितने बारी कराओगे, मैं तो करा रही हूं। मैंने कहा आप ये समझो कि मैंने इसे ऑब्जेक्ट माना ही नहीं, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकंड केस में मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट इसे मान लिया, मैंने इसे ऑब्जेक्ट माना और इसे सब्जेक्ट, इसे अदर वर्ड माना। ऑब्जेक्ट तो हम कोई भी कर सकते हैं ना, ऑब्जेक्ट तो हम कोई भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और इम्पेरेटिव में मैंने क्या बोला, क्या बोला, अरे मैम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो, नॉन लिविंग वाला लो, यहां पर पुट्ठा है, बाद वाला ले लो, मतलब उल्टा है, बाद वाला लो। पहले हमेशा हम पहले वाला लेते थे, अब हम बाद वाला लेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं लेट का यूज करूं, ठीक है, लेट, उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद क्या लिखूंगी, बी, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, ठीक है। लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट, ठीक है। लेट द ग्लास ऑफ वाटर बी बॉट टू मी। अब यहां पर जहां प्रोनाउन आया वहां पर टू आया, जहां प्रोनाउन नहीं वहां पर टू नहीं, ठीक है। जहां पर टू आया, जहां पर प्रोनाउन आया वहां पर टू नहीं। तो हमने कहा टू ऑप्शनल बेस्ड ऑन सर्टेन सेंटेंसेस, नॉट इन ऑल। तो ब्रैकेट में लिख दो व्हेन प्रोनाउन इज प्रेजेंट, व्हेन प्रोनाउन इज प्रेजेंट। जहां प्रोनाउन प्रेजेंट होगा तो वहां पर हमको टू को यूज करना होगा, ठीक है। टू क्या है, ऑप्शनल बेस्ड ऑन सर्टेन सेंटेंसेस। चलो मैं इसे ना बहुत साफ साफ लिख देती हूँ, ठीक है। लो, इस चीज को मैं चाहती हूं कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं इसे बहुत साफ साफ लिख दूं। अगर आपको समझ में आ गया था तो आपने तो लिख लिया होगा, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो यहां पर करूंगी मैं, खुला खुला लिख दूं यहां पर, हाँ यहां पर लिखे whenever certain pronouns, certain मतलब कई बार, जो कई बारी
ओके, देयर विल बी अ क्वेश्चन, यहाँ पर टू भी नहीं आएगा, वेन एवर सर्टेन प्रोनाउंस, लिखो आर प्रेजेंट, जो आपने लिखा है पहले वो गलत नहीं है, उसी को लिख रहने देना, ठीक है। एक नए फ्लेज पेज पे, अच्छे पेज पे ये लिख लो, वेन एवर सर्टेन प्रोनाउन आर प्रेजेंट in the imperative sentences and we consider non-living things as object, non-living things as object, ठीक है, then formula will be let plus be plus main verb का थर्ड फॉर्म प्लस टू, ठीक है। पहले तो यहां पर ये चीज रह गई, देन द फॉर्मूला विल बी, देखो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग वाला, मतलब कि जो जीवित नहीं है, नॉन लिविंग वाला, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, प्लस, इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस टू प्लस हमारा कौन सा, हम ये कहेंगे प्रोनाउन, क्या, प्रोनाउन, ठीक है, या लिविंग बीइंग, ठीक है। प्रोनाउन है, यहां पर मी है, अगर रीटा सीता गीता होती तो क्या करते, टू रीटा टू गीता, तो प्रोनाउन, या हम यहां पर ये कह सकते हैं लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग, ठीक है, लिविंग बीइंग, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो या नाउन हो, एन कर लीजिए। क्लियर हुई ये चीज क्लियर हुई आपको, तो जल्दी फटाफट से इसको लिख लो, ठीक है। इसको प्रोनाउन भी पूरा लिख लो, मैं कहूंगी, इसको ये लिख लो, प्रोनाउन या नाउन, ठीक है, ब्रैकेट, जो लिविंग बीइंग है, मतलब कि जो जीवित है। Whenever certain pronouns are present in the imperative sentences and we consider non-living things as object, then a formula will be, अब यहां पर ये करोगे, when sentence starts with main verb का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये पॉइंट नहीं भूलना है, कभी यही भूल जाओ, सब में यही चीजें लगा दो, ठीक है। सर्टेन प्रोनाउन, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कहीं बार ये नहीं लगेगा तो वो आप समझ लीजिएगा, वो उसके अपवाद हैं, ठीक है। अब इससे ज्यादा डेप्थ में आई डोंट थिंक सो कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए इसकी, बट और चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल और देख लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल, अब यहां पर जैसे कि एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 4 को लिखिए, क्या कहा मैंने, अब आप एग्जाम्पल 4 को यहां पर लिख लो, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोला, पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, अब यहां पर क्या है, पोस्ट दिस लेटर, मैं यहां पर ऑर्डर दे रही होंगी, सलाह थोड़ी दूंगी, हाँ ये लेटर को पोस्ट कर दे, प्रस्ताव भी नहीं दे रही होंगी। सीरियसली अगर मैं यहां पर कहूं तो ये क्या है, हमारा आदेश है, ये क्या है, हमारा आदेश है। हाँ, अगर ये आदेश है तो पहला तो हमारा भाव अनुसार होगा, मैम एग्जाम में क्या करें, क्वेश्चन हमारा ये रेज होता है कि अगर हम एग्जाम में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या स्कूल लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो हम क्या करें, पर्सनल एडवाइस मानोगे। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली एमसीक्यू फॉर्मेट में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू, तो आपको पता चल जाएगा सॉल्यूशन में ही कि लेट से दे रखा है या भावानुसार दे रखा है। लेकिन अगर स्कूल लेवल का होता है तो स्कूल लेवल में आपका दिल जो करे वो करिए, ठीक है, ये एडवाइस मैं दूंगी आपको। अब चलिए
भाव अनुसार, तो भाव अनुसार में हमने देखा ये ऑर्डर है, तो हमने यहां पर क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड के बाद क्या लिखना है, ऑर्डर्ड के बाद हमने यहां पर टू लगा दी, यू आर ऑर्डर्ड टू पोस्ट दिस लेटर। ये हमारा भाव अनुसार हो गया। क्या हो गया, भाव अनुसार हो गया। और सेकंड अगर मैं कहूं यहां पर फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला, अब हमारे को यहां पर कोई लिविंग बीइंग दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इट मींस हमारा फॉर्मूला यहां पर कौन सा काम आने वाला है, ये वाला फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, ये वाला आएगा। क्यों आएगा, यहां पर लिविंग बीइंग है ही नहीं, तो ये वाला तो फॉर्मूला गया, इसकी जरूरत हमें है नहीं, है ना। तो यहां पर जब हमने देखा पोस्ट इटसेल्फ इज अ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला बेस में क्या करेंगे बेटा जी, हम यहाँ पर करेंगे लेट, फिर हमारा दिस लेटर, लेट दिस लेटर, ठीक है। उसके बाद बी, पोस्ट का पोस्टेड, समझे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5। आई नो आप कहोगे सिर्फ 5 एग्जाम्पल कराए हैं, 5 एग्जाम्पल में कोई हमारा पेज भरता है, हमारे को तो और एग्जाम्पल चाहिए थे, पूरी क्लास में 5 एग्जाम्पल करा रहे हो। कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, कहीं से भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं आया ना, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता रही हूं तुमको, ठीक है। अगली बारी मैं इसके बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स लाऊंगी अगली क्लास में, कॉन्सेप्ट है ये, तो समझिएगा जरूर। ओपन द डोर, ओपन द डोर, अब समझिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, द डोर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ओपन द डोर, पहले भाव समझाइए मुझे इसका, आपको कौन सा भाव लग रहा है। मैम कोई सलाह थोड़ी देगा कि दरवाजा खोल दे, दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, दे सकता है, कैसे दे सकता है मैम, अगर कोई घुटन हो रही है तो मैंने कहा यार दरवाजा खोल ले, ठंडी ठंडी हवा आएगी, खिड़की खोल दे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भाव में या तो आप आदेश भी कह सकते हो या कोई सलाह भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी, हमारे को कोई भी भाव। तो हम बहुत दिनों से भाव कह रहे हैं, तो यहाँ पर हम भाव अनुसार लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड, ठीक है, टू ओपन द डोर, यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड टू ओपन द डोर। अब भाव अनुसार के बाद हम यहां पर क्या करेंगे, सेकंड फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। अब फॉर्मूला में क्या करेंगे, हमने कहा लेट ऑब्जेक्ट द डोर बी ओपन्ड, तो ये हमारा क्या हो गया, लेट द डोर बी ओपन्ड, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ गया, ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ गया, ठीक है। ये हमारे 5 एग्जाम्पल हुए हैं, बट मैं डू और डोंट का थोड़ा बेसिक आइडिया दे देती हूँ। आने वाले लेक्चर में, 12th लेक्चर में हम करेंगे क्या, और भी क्या करेंगे, और भी इसी के एग्जाम्पल कराऊंगी मैं, और बहुत सिंपल है, फटाफट से हमारे हो जाएंगे, जिससे हमारा एक्टिव पैसिव पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, डू या डोंट, पहली बात, इट इज नॉट अ हेल्पिंग वर्ब हियर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इम्पेरेटिव सेंटेंस में,
ठीक है, इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये मेन वर्ब का रूप लेती है इन इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्यों, आपको पता कैसे चला मैम? इसका भी रीजन दीजिए, वाई। हमारे को क्यों जानना है वाई? तो देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है, और फुल स्टॉप में अगर लगता है तो इसे हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानेंगे। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मार्क होता है तो हमारी तो इक्वेशन ही हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऐसे चलती है, प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब मानते हैं। ठीक है, इम्पेरेटिव इज ए काइंड ऑफ लाइक सिंपल सेंटेंसेस ना, तो फुल स्टॉप लगता है। अब डू वाले को, अगर हम डू को मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मान रहे हैं तो रूल्स, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, रूल्स आर सेम एज वन। ठीक है, रूल्स आर सेम एज वन। तो रूल्स आर सेम एज वन मतलब इसमें भी इक्वेशन क्या लगेगी? लेट प्लस बी, सॉरी लेट प्लस, ठीक है, अगर हम इसको मेन वर्ब का फर्स्ट मानते हैं तो डू वाले टर्म्स में मैं अगर आपको कहूं तो इसमें क्या लगती है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर कोई प्रोनाउन है तो टू प्लस नाउन या प्रोनाउन अगर कोई लिविंग बीइंग है। ठीक है, यही लगेगी, या हम भाव अनुसार भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम भाव अनुसार भी कर सकते हैं। तो मैं डू वाला बता देती हूँ, डोंट वाले में मुझे लगेगा टाइम, तो डोंट वाला तो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, मैंने कहा अगर आपको डू इट क्विकली, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डू इट क्विकली, डू इट, देखो डू इट क्विकली, तो ये तो हमारा एडवर्ब है, एलवाई लिखा हुआ है, एडवर्ब है। ठीक है, डू इट क्विकली, एलवाई एडवर्ब होता है, तो मतलब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, और नॉन लिविंग है, इसके आगे पीछे कोई लिविंग बीइंग नहीं है। तो आप यहाँ पर कैसे इसे टर्म को चेंज करोगे? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लेट इट, ठीक है, बी, मैंने कहा टू तभी लगाएंगे, लेट इट बी, डू का डन क्विकली। ठीक है, लेट इट बी डन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और टू, और ये तब आता है जब क्या? कोई लिविंग बीइंग हो, वरना मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ हम कोई अदर वर्ड को लगा सकते हैं। ये बेटा आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी। टू मैंने तब कहा जब कोई लिविंग बीइंग है, वरना अदर वर्ड है कोई भी हो वो आप नॉर्मल लगा सकते हो। लेट इट बी डन, ठीक है, हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये लिविंग बीइंग नहीं है, तो हमारा ये वाला पॉइंट तो यहाँ पर वैलिड है ही नहीं, हमने केवल अदर वर्ड्स को लगा दिया। OW मतलब अदर वर्ड्स। अब तो ये टर्म्स आपको टिप्स पे हो जाएंगे कि मैम OW को क्या बोलती है? अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा डू वाला था। डोंट वाले में हमारे को क्या लगेगा बेटा? टाइम लगेगा। ठीक है, डोंट वाले में हमें टाइम लगेगा। तो लेक्चर नंबर 12 में मैं आपको डोंट वाला भी कराऊंगी, प्लीज काइंडली वाला भी कराऊंगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर जो वाक्य लेट या लेट्स या लेटस वाले होते हैं वो भी कराऊंगी। ठीक है, तो फिक्र मत करिए, L12 तक हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम खेलते हैं क्विज नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर, चेंज इनटू पैसिव, ही डू नॉट ओपन द डोर। ठीक है, यहाँ पर डज लगा लीजिएगा, ही डज नॉट ओपन द डोर। Question number 2, girl does not click selfie. तो होप आपने कर लिया है, आपको दिखते ही पता चल गया ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इसे हम क्या करेंगे? बस आगे डू और डज को हम चेंज कर देते हैं SMR में। तो द डोर इज नॉट ओपन्ड बाय हिम, सेल्फी इज नॉट क्लिक्ड बाय गर्ल। तो ये हमने क्या करा? एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव